नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास मिले हैं। हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 सालों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है। भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट में कई ऐलान किए हैं, लेकिन कोई बड़ा ऐलान करने से परहेज किया। वित्त मंत्री ने आयकर दाताओं को कोई राहत नहीं दी है, इससे आयकर दाता निराश हो सकते हैं। उन्होंने इस बार आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने भारतीय रेल में 3 कॉरिडोर यानी गलियारा बनाने का ऐलान किया है। इसके तहत ऊर्जा खनिज, सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और अधिक पैसेंजर घनत्व वाले कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर समिति बनाने और नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए भी एक समिति बनाने का ऐलान किया है। सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए छोटी उम्र में ही टीका लगाने की टीकाकरण योजना चलाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के प्रयास से देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है। इस योजना से आत्मनिर्भरता बढ़ी है। इस योजना के तहत 3 करोड़ और महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीतारमण ने मोदी सरकार का वादा दोहराते हुए कहा, सभी को पक्का मकान दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च को अगले वित्त वर्ष में लगभग 11% बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि अगले साल बुनियादी ढांचे पर 11,11,111 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। ये मौजूदा वित्त वर्ष से 11.11% अधिक है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस तरह बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़कर 3.4% हो गया है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि पिछले 4 सालों के दौरान बुनियादी ढांचे पर निवेश तिगुना हो गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का संकल्प है कि 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर एनर्जी से हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए टीकाकरण शुरू होगा। 14 साल तक की लड़कियों को टीके मुफ्त लगेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल और नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार अधिक शहरों तक किया जाएगा और लगभग 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत कोच में परिवर्तित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे तकनीकी प्रेमी युवाओं के लिए स्वर्ण युग आने वाला है। 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण से 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा का विदाई बजट है। झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर सुनियोजित तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें एक ऐसे मामले में अरेस्ट किया गया है जो उनसे जुड़ा हुआ ही नहीं है। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले बनाए वीडियो में कहा कि दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद ईडी ने मुझे गिरफ्तार करने का फैसला सुनाया, और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो मुझसे जुड़ा हुआ ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ भूहेरी जमीन के मालिक होने का इनका दावा है। वो जमीन जो कभी बिकती ही नहीं है, कहीं सबूत ही नहीं मिला। दिल्ली में भी छापा मारकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया, एक आदिवासी अपनी ताकत के बल पर जीतकर राज्य की जनता की सेवा कर रहा है। आज लगता है ये वक्त मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब हमें ऐसे सीमांती विचारों और तंत्रों के साथ एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट मामले को कल 2 फरवरी को सूचीबद्ध करेगा। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। झारखंड के साहसी योद्धा हेमंत सोरेन जी भाजपा के आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए सदैव वचनबद्ध रहे हैं और भाजपाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञों व पूंजीपतियों के सामने इसलिए दीवार बनकर खड़े रहे जिससे झारखंड को शोषण से बचाया जा सके। इसलिए उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जा रहा है।
ये झारखंड के जनमत का अपमान है। इसीलिए हर एक झारखंड निवासी इस बार भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और भाजपा को ऐतिहासिक पराजय की सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों के सामने अपने को बुरी तरह से हारा हुआ मान रही है। तभी तो वो कहीं सरकारें गिराकर, कहीं चयनित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके और कहीं मतपत्रों में जालसाजी करके अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। भाजपा नैतिक रूप से 2024 का चुनाव पहले ही हार चुकी है, अब तो बस उसकी राजनीतिक हार होने की घोषणा होना बाकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ऐसी अलोकतांत्रिक हरकतें देखकर उनको वोट देने वाले भी इस बार पहले से पीछे हट गए होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। पीएमएलए के प्रावधानों को ड्रैकोनियन बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना भाजपा के टूलकिट का हिस्सा है। षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ है, जो नहीं गया वो दागदार है। उन्होंने कहा कि तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि झारखंड के विषय में हमारे कुछ सवाल हैं। झारखंड में अभी तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं नियुक्त किया गया? आखिर बिहार में मुख्यमंत्री तुरंत कैसे नियुक्त किया गया? क्या आप पीएम कार्यालय और गृह मंत्रालय के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप किसी भी कीमत पर दल बदली कराना चाहते हैं? क्या आप देश में विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं? क्या यही आपके अमृतकाल की परिभाषा है कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इतना घबरा गए हैं? वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ट्वीट करके कहते हैं कि भारत विपक्ष रहित तो लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। गांधी और नेहरू भारत को एक लोकतंत्र के रूप में ये नहीं चाहते थे। हर गुजरते दिन के साथ नेहरू महान और महान दिखते जाते हैं। आशुतोष कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों पर इतिहास कठोर होगा। वाराणसी प्रशासन ने जिला अदालत के निर्देशों का बहुत तेजी से पालन किया है और गुरुवार सुबह ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी हिस्से में व्यास तहखाना में पूजा और आरती शुरू करा दी। ये कार्रवाई हाल ही में एक अदालत के आदेश के बाद हुई है, जिसमें ऐतिहासिक स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान करने के अधिकार को बरकरार रखा गया है। वाराणसी के डीएम ने बताया कि एक पुजारी ने सुबह करीब 3 बजे पूजा की, उसके बाद आरती हुई। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी है। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी याचिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। मुमकिन है कि अब मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस फैसले पर रोक के लिए हाई कोर्ट जाए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।